बेटे एक वर्ड होता है रिबेट। जनरली कोई भी ले पर्सन रिबेट को और डिस्काउंट को एज अ सिनोनिम यूज कर लेता है। उसको डिस्काउंट का मतलब भी बेटे सेल वैल्यू के अंदर कमी दिखाई देता है और रिबेट का मतलब। लेकिन एक अकाउंटेंट के लिए रिबेट और डिस्काउंट के अंदर फर्क होता है बेटे। रिबेट में और डिस्काउंट के अंदर बेटा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो एज एन अकाउंटेंट आपको ये पता होना चाहिए कि सर रिबेट क्या होती है, रिबेट क्यों दी जाती है। तो मैं अभी आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ कि रिबेट क्यों दी जाती है बेटे। रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट ही है, लेकिन ये डिस्काउंट अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है बेटा। ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है मैं उसके बारे में अभी चर्चा आपसे कर रहा हूँ। इट इज also a reduction in value of goods sold allowed by the seller of goods. But for the reasons, ये देखो बेटे इंपॉर्टेंट बात आ रही, अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। It is also a reduction in value of goods sold allowed by the seller of goods, but for the reasons other than for which trade discount and cash discount are allowed. लेकिन बेटे ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये अदर देन है बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बेटे पहले पढ़ चुके हैं। तो बेटे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को छोड़कर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो रिडक्शन दी जा रही है, उसको रिबेट कहा जाता है। लेकिन सर आपने रीजन नहीं बताया। मैं रीजन अभी आपको लिखवा रहा हूं बेटे, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं लिखवा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल rebate may be allowed rebate may be allowed for poor quality of goods। आपके गुड्स बेटे बहुत खराब क्वालिटी के थे। गुड्स being not as per specification or sample। रिबेट आपको दिया जा रहा है बेटे पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए। आपके गुड्स पुअर क्वालिटी के निकल गए, आपने जो गुड्स सेल करे बेटे वो एज पर सैंपल या स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, आपने सैंपल या स्पेसिफिकेशन कुछ और दिया था और गुड्स बेटे उसके अकॉर्डिंग है नहीं, तो अब आपको बेटे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपको रिबेट देनी पड़ेगी। इट इज
different from, it is different from trade discount. आप सब बच्चों को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है बेटे? एज ट्रेड डिस्काउंट is allowed on higher volume of goods purchased by the purchaser. जब आप बेटे बल्क क्वालिटी में, बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, आप ज्यादा वॉल्यूम में गुड्स परचेज करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. एंड rebate is allowed for reasons other than higher volume of goods purchased. और मैंने आपको लिखवा दिया है बेटे रिबेट क्यों दिया जाता है. बस आपको ये याद रखना है बेटे, अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है. एग्जाम्पल नंबर 1. अमित sold goods to Vikas of rupees 10,000 and goods worth of poor quality. Therefore, Amit allowed him rebate of rupees 1,000. आपको बेटे क्वेश्चन में ना ऐसी बातें गिवन होंगी कि गुड्स आपके लिए पुअर क्वालिटी में थे, गुड्स एज पर सैंपल नहीं थे, गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं थे, इसलिए आपने रिबेट दिया है, इसलिए आपने रिबेट दिया है. और जैसे ही आपको क्वेश्चन में रिबेट वर्ड गिवन होगा, आपको समझ आ जाना चाहिए कि रिबेट क्यों दिया जाता है. रिबेट बेटे दिया जाता है अगर गुड्स पुअर क्वालिटी के होते हैं, एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होते हैं या एज पर सैंपल नहीं होते हैं. तो यहाँ पर अमित ने गुड्स सेल करे थे विकास को 10,000 रुपए के. बेटे वो गुड्स पुअर क्वालिटी के निकल गए. अब विकास कह रहा है या तो गुड्स वापस करो या मेरे को डिस्काउंट दो. तो अमित कहते हैं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, हम आपको रिबेट दे देते हैं, 1,000 रुपए का रिबेट हम आपको देंगे, मतलब अब आप हमें 9,000 रुपए दे दें, फाइनली बात खत्म करें. तो बेटे आप इधर देखो ध्यान से. अमित और विकास, रिबेट अलाउड हो रही है. और यहाँ पे बेटे रिबेट रिसीव हो रही है.
यहाँ पे बेटे रिबेट रिसीव हो रही। बेटे जो रिबेट अलाउड कर रहा है उसके लिए तो ये एक्सपेंस लॉस हो गया बेटे, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो यानी उसके बुक्स में तो बेटे ये डेबिट होगा, और जिसको रिबेट मिल रही है बेटे उसके लिए तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए, तो उसकी बुक्स में बेटे वो क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको रिबेट रिसीव हो रही है बेटे। उसको अब 9,000 रुपए देने पड़ेंगे, पहले वो 10,000 रुपए दे रहा था, उसको 1,000 रुपए का यहाँ पर फायदा हो गया बेटे, गेन हो गया। तो सर ये अपने यहाँ पर एंट्री क्या करेगा बेटे, ये एंट्री करेगा रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, और यहाँ पर एंट्री होगी बेटे अमित's अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। बीना वॉच कंपनी दिल्ली, बीना वॉच कंपनी दिल्ली purchased $25 pieces of Time Star brand watches from Pioneer Watches, Delhi, at list price of rupees 2,000 at list price of rupees 2,000 per piece, less 10% trade discount, and cash discount of 2% on payment on payment on payment within
15 days from the date of the transaction. Veena Watch Company settled the payment in 15 days time. और समझते रहेंगे, आप सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मैं एक तरफ लिख रहा हूं बीना वॉच, दिल्ली, और एक तरफ लिख रहा हूं बेटे पायनियर वॉचेस, दिल्ली। बेटे एंट्रीज करने से पहले मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं। प्राइस पर वॉच 2000, प्राइस पर वॉच 2000 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी 200 रुपीज। 2000 इंटू 10%, यानी नेट अमाउंट 1800। आपने बेटे वॉचेस परचेज करी हैं 25, वॉचेस परचेज करी हैं 25। तो सर हमने तो अभी एक ही वॉच की बात करी। हाँ बेटे अभी 25 की कर लेते हैं। तो 25 वॉचेस इज इक्वल टू 1800 इंटू 25 वॉच, एटीन हंड्रेड इंटू 25, 45,000। यानी सर आपने 45,000 की वॉचेस परचेज करी। हाँ बेटे, तो बेटे ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल वैल्यू को कम करता है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल वैल्यू को कम करता है। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल वैल्यू को कम करता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं होता है। तो सर हमारे पास फर्स्ट एंट्री यहां पर आ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पायनियर वॉचेस। सर रूल तो अब हम लोगों को याद हो गए हैं। हमारे पास क्या आया, वॉचेस आई। वॉचेस का आना हमारे लिए गुड्स है, वो कहलाता है परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया, पायनियर वॉचेस के पास से गया। 45,000, 45,000। बेटे इसका रिवर्स पायनियर वॉचेस की तरफ से सोचो, जिसने
गुड्स सेल करे हैं, जिसने वॉचेस सेल करी हैं, उनके लिए डेबिट का क्वेश्चन। हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? बिना वॉच के पास आया। अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? वॉचेस गई जो हमने बेची हैं, तो सेल्स अकाउंट 45। सर अब क्या हुआ बेटे? अब बिना वॉच ने गुड्स परचेज करे थे, इनको पेमेंट करनी थी पायनियर वॉचेस को। पायनियर वॉचेस ने 15 दिन का टाइम दिया था और ये कहा था कि अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। और सर क्वेश्चन में लिखा भी है कि इन्होंने 15 दिन में पेमेंट कर दिया है। तो बेटे बीना वॉचेस ने विद इन 15 डेज पेमेंट कर दिया है। तो जब पेमेंट की एंट्री आएगी तो क्या आएगी? ध्यान से सुनना। डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? सर पायनियर वॉचेस के पास आया। तो एंट्री होगी पायनियर वॉचेस अकाउंट डेबिट, 45,000। हमारे पास से क्या गया? सर हमारे पास से कैश गया। और सर हम लोगों को ना डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्योंकि हमने पेमेंट करनी थी तो हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव हुआ। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि जो परचेजर होता है बेटे, जो परचेजर होता है उसको डिस्काउंट रिसीव होता है। ये रहा बेटे। जो बायर और परचेजर होता है उसको कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, इसलिए वहां डिस्काउंट रिसीव है और वो एंट्री में क्रेडिट होता है। और जो सेलर होता है बेटे वो डिस्काउंट अलाउड करता है और उसके एंट्री के अंदर वो डेबिट होता है। तो सर 45,000 का 2% 900 हुआ। तो हमने पेमेंट करा 44,100। 45,000 माइनस 900। ऐसे बेटे इसके पास तो कैश आ गया, इसके पास तो कैश आएगा, तो ये एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीना वॉच कंपनी। 45,000 रुपीज लेने थे, हमने 900 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास कैश आ गया 44,100। 44,100। तो हमने यहाँ पर बेटे आपको दोनों एंट्रीज करके दिखा दी। हमने आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री भी करके दिखाई है और हमने बेटे आपको वर्किंग भी शो करके दिखाई। बेटे हमने आपको वर्किंग भी शो कर दी, लेकिन बस आपने ये जरूर याद रखना है कि कैश डिस्काउंट के टाइम पर ही डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं होता। मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेटे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मैं हेडिंग डाल रहा हूं बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे। कोई भी बिजनेस होता है, वो बेटे कैश और बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेकिन बेटे मोस्टली ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होती हैं। मोस्टली ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होती हैं बेटे। हर बिजनेस बेटे बैंक में अपने नाम से करंट अकाउंट ओपन करता है बेटे।
करंट अकाउंट ओपन करता है। और बेटे इस अकाउंट के थ्रू वो चेक से पेमेंट भी करता है, चेक से पेमेंट करता है और बेटे चेक रिसीव भी करता है। बेटे जब वो चेक से पेमेंट करता है तो उसका बैंक अकाउंट माइनस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। और जब वो चेक रिसीव करता है तो बेटा उसका बैंक अकाउंट प्लस हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। तो बेटे वो जब चेक से पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाता है, जब वो चेक रिसीव करता है तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब बेटे हमें इन्हीं सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है कि ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। आप बस एक चीज हमेशा याद रखें, बैंक हो या कैश हो, बेटे ये दोनों ही हमारे लिए एसेट्स हैं। तो एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं और जब डिक्रीज होती हैं तो बेटे क्रेडिट होती हैं। और आपने ये भी याद रखना है बेटे कि जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है। आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर देखें तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड rule of debit and credit for a personal account debit the receiver and credit the giver applies. Bank account is a personal account and rule of debit and credit for a personal account debit the receiver and credit the giver applies. बेटा जो बातें मैंने अभी आपको समझाई एक बार हम उसको बेटा लिख लेते हैं। Businesses normally make and receive payment through a bank account. Payment by check, check received, withdrawal of cash from bank,
deposits into bank, bank charges, interest charged, on overdraft by bank, एक्सेट्रा। बेटे ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारी बैंक के साथ होती हैं। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बेटे। आप ध्यान से मेरी बातों को समझते जाएं। बेटे बैंक हमारे लिए एसेट है, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है बेटे, किसी भी बैंक के अंदर जहां पे आपका करंट अकाउंट है, तो बेटे उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक का क्रेडिट बैलेंस मैं यहां लिख देता हूं। बेटे जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। और बेटे बैंक अकाउंट के अंदर जो डेबिट बैलेंस होता है वो बेटे नेगेटिव बैलेंस है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस। यानी बैंक जब भी कभी हमारे पैसे को कम करता है, जब बैंक अकाउंट में हमारा अमाउंट कम होता है बेटे, जब बैंक हमारा कम होता है, हमारा बैंक करंट अकाउंट है जो हमारा किसी बैंक में, जब बेटे उस अकाउंट से पैसा माइनस होगा, जब पैसा निकलेगा तो बेटे वो डेबिट होगा। और जब बेटे वो अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। जब वो अकाउंट डिक्रीज होता है इसका मतलब वहां पे अमाउंट डेबिट हो रहा है। और बेटे जब वो अकाउंट इंक्रीज होता है इसका मतलब बेटे वहां पे अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, वहां पे अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बेटे फेवरेबल बैलेंस, और डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। तो जब बैंक बेटे प्लस होता है तो क्रेडिट होता है, और जब बैंक माइनस होता है तो बेटे डेबिट होता है। मैं एक दो चीजें आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा बेटे, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी। बेटे ये है रामलाल, ये बिजनेसमैन है। बेटे रामलाल को एक चेक रिसीव्ड हुआ है। बेटे रामलाल को एक चेक रिसीव्ड हुआ है। मान लो बेटे 10 अगस्त 2020 को ये चेक रामलाल के पास जा रहा है। ये चेक रामलाल के पास गया, ये है बेटे चेक। ये चेक है जो रामलाल के पास जा रहा है। बेटे यहां पे दो ऑप्शन है। अब रामलाल इस चेक को सेम डे डिपॉजिट करता है, या बेटे रामलाल इस चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं करता। बेटे या तो रामलाल इस चेक को सेम डे डिपॉजिट करेगा, या फिर रामलाल बेटा इस चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं करेगा। दो सिचुएशन है हमारे पास। मान लो बेटे 10 अगस्त को उसको चेक मिला और 10 अगस्त 2020 को ही वो सेम डे इसको डिपॉजिट कर देता है। बेटे सेम डे वो इसको डिपॉजिट कर देता है, रामलाल इसको सेम डे ही डिपॉजिट कर देता है। अगर रामलाल इसको सेम डे डिपॉजिट कर देता है, जो उसको चेक मिला है बेटे, और वो उसको सेम डे ही डिपॉजिट कर देता है बेटे, रामलाल उसको सेम डे ही डिपॉजिट कर देता है, तो बेटे मेरे पास डायरेक्टली एंट्री क्या आएगी बेटे, बैंक
अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जहां से आपने वो चेक लिया है। मेरा बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक मेरे लिए एसेट है, जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जिसने मेरे को चेक से पेमेंट कर दी बेटे वो मेरे लिए डेटर है, डेटर भी मेरे लिए एसेट होता है, और जैसे ही मेरे एसेट्स कम होंगे बेटे वो क्रेडिट हो गया, तो डेटर यहाँ पर क्रेडिट हो गया। लेकिन बेटे बात यहां पर है कि जब सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो क्या करना है। मान लो बेटे वो चेक डिपॉजिट हुआ 11 अगस्त 2020 को, डिपॉजिट किया गया बेटे, वो चेक डिपॉजिट किया गया 11 अगस्त 2020 को, मिला है 10 अगस्त को, लेकिन डिपॉजिट हो रहा है 11 अगस्त को। तो सर अब हम लोग क्या करेंगे बेटे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे देखो, आप 10 अगस्त को अपने पास एक एंट्री करेंगे कि वो चेक अभी आपके हाथ में ही है, आपके पास ही है, वो चेक आपने जमा नहीं करा है। तो बेटे आप एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कि वो चेक अभी आपके हाथ में है, टू डेटर अकाउंट, जहां से आपको वो चेक मिला है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और बेटे 11 अगस्त को जब आप वो चेक डिपॉजिट कर देंगे, बेटे 11 अगस्त को जब आप वो चेक डिपॉजिट कर देंगे, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, जब आप चेक बेटे उसको डिपॉजिट करेंगे तो आप एंट्री क्या कर देंगे बेटे, अब चेक आपके पास से चला गया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में चला गया बेटे, और टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो आप लोग अगर मेरी बात को टेक्निकली समझें तो 10 अगस्त को आपने एक अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट किया चेक इन हैंड, और 11 अगस्त को जब वो चेक डिपॉजिट हुआ आपने एक अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट करा चेक इन हैंड। तो बेटे यहाँ पे चेक इन हैंड डेबिट है और यहाँ पे चेक इन हैंड क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गया, एंट्री तो एक ही बन गई बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, वो ये रही बेटे। लेकिन टेक्निकली आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है तो बेटे पहले आपको चेक इन हैंड अकाउंट में एंट्री करनी है, और जिस दिन वो डिपॉजिट होता है बेटे उस दिन आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। प्यारे बच्चों, जब तक आपको जर्नल एंट्री के रूल्स अच्छे से याद नहीं होंगे, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एंट्रीज में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैंने आपको दो तरीके से एंट्रीज करना सिखाया है। अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था बेटे जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट, डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट। एसेट्स के साथ हम दो चीजें और लिख लेते थे बेटे, लॉसेस और एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज के साथ हम दो चीजें और लिखते थे बेटे, प्रॉफिट और गेन। ऐसे बेटे मैंने आपको कैपिटल के लिए बताया था, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। बेटे और मैंने आपको अपने रूल सिखाए थे जिसको मैंने आपके लिए गोल्डन रूल वर्ड दिया था। मैंने आपको दो गोल्डन रूल सिखाए थे बेटे। तो रूल नंबर 1, मैंने आपको कहा था डेबिट के लिए आप अपने आप से दो क्वेश्चन पूछें बेटे। वो दो क्वेश्चन क्या थे बेटे? हमारे पास क्या आया? अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता बेटे तो आप सेकंड क्वेश्चन पूछते थे, किसके पास आया?
ऐसे बेटे क्रेडिट के लिए पहला क्वेश्चन था हमारे पास से, हमारे पास से क्या गया। अगर हमें इसका आंसर नहीं मिलता था तो हम सेकंड क्वेश्चन पूछा करते थे बेटे किसके पास से गया, और आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती। एक मैंने आपको यहाँ पे रूल नंबर 2 लिखवाया था बेटे, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, all incomes and gains are credited। मैंने आपको ये रूल सिखाए थे बेटे, तो आप चाहें ये वाले रूल्स फॉलो कर लो, आप चाहें ये वाले रूल फॉलो कर लो। और एक मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बेटे नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में समझाया भी था, और बेटे उसके रूल्स भी बताए थे। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, मैंने आपको इसके बारे में समझाया भी था बेटे। और समझाने के बाद मैंने आपको कहा भी था कि बेटे आप इनको जब तक लर्न नहीं करेंगे आपके लिए दिक्कत होगी। मैंने आपको तीनों समझाए भी थे, और बेटे इनके रूल भी आपको मैंने साथ में लिखवा दिए। तो आपके ऊपर है बेटे, आप इन वाले रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री सीख लो, ऐसे सीख लो या ऐसे सीख लो, तो आपके ऊपर है। मैंने तो आपको बेटे तीनों तरीके समझा दिए थे, जो आपको आसान लगे आप वैसे कर लो। लेकिन जब तक आप इन एंट्रीज को खुद से नहीं करोगे बेटे, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको इन एंट्रीज को करना बहुत जरूरी है।